किसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े। किसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े। किसी सरहद पे कल ज़ख्मी हुई थी सुबह आज़ादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। टोबा टेक सिंह कौन है? टोबा टेक सिंह का मरकज़ी किरदार कौन है? ये अफसाना कब लिखी गई? इसके लिखने वाले कौन हैं? तो आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टोबा टेक सिंह का तनकीदी जायज़ा। टोबा टेक सिंह का तनकीदी जायज़ा के हवाले से। ये अफसाना सादत हसन मंटू ने लिखी है। सादत हसन मंटू का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। इनकी वलादत 1912 ईस्वी में सिरला ज़िला लुधियाना में हुई और इनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। इनकी वलादत 1912 ईस्वी में सिरला ज़िला लुधियाना में हुई और इनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर की मंटू ज़ात से है। सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर की मंटू ज़ात से है। टोबा टेक सिंह जगह का नाम है। टोबा टेक सिंह कोई इंसान, कोई आदमी नहीं है। टोबा टेक सिंह जगह का नाम है और ये अफसाना आज़ादी के 7 साल बाद 1954 ईस्वी में लिखी गई। तक़सीम वतन के बाद बहुत सारे अफसाने और कहानियाँ लिखी गई हैं और ये अफसाने और कहानियाँ इतनी हैं कि इसके पन्ने हम नहीं गिन सकते। तक़सीम वतन तो हो गया, लेकिन लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई, लोगों पर इतने जुल्म हुए, लोग अपने आशियाना, अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। उसके बाद हुआ यूँ कि आज़ादी के 2-3 साल बाद मुल्क के दानिश्वरों ने, रहनुमाओं ने ये फ़ैसला किया, ये मीटिंग हुई, आपस में बातचीत हुई, जो हिंदुस्तान के पागल खाने में मुसलमान पागल हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, जो पाकिस्तान के पागल खाने में हिंदू पागल हैं उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए। उसके बाद ये बात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पागल खाने में पहुंची। तो जो पागल थे पागल खाने में, वो तो सब कुछ भूल चुके थे, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी बेटी तक को भूल चुके थे, अपने अजीज़ों को भूल चुके थे, लेकिन उन्हें ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि हमें अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्हें इस बात का एहसास था, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपना मुल्क, अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। एक पागल हो के भी उन्हें अपने मुल्क और अपने जगह से बहुत ही प्यार था। तो ये कहानी, ये अफसाना टोबा टेक सिंह जो है, सादत हसन मंटू ने इसी पर लिखा है कि जब बंटवारा हुआ तो इससे आम लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आम लोगों पर और जुल्म हुए, आम लोग परेशान हुए, आम लोगों के साथ बहुत सारे हादसे हुए। सिर्फ इससे सियासत में लोगों थे उन्हें ही फ़ायदा पहुंचा। टोबा टेक सिंह मंटू की शनाख्त आमतौर से इनकी फ़हश और उरिया अफसानों के हवाले से की जाती है। मंटू की अफसाना निगारी के हवाले से, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मंटू की जो शनाख्त है आमतौर से इनकी फ़हश और उरिया अफसानों के हवाले से की जाती है, क्योंकि वो जिनसी मसाइल पे लिखते थे, तवाइफ़ों के बारे में लिखते थे, जो गलत किरदार थे समाज में उनके बारे में लिखते थे। इसमें किसी शबा की गुंजाइश नहीं कि इनके ज़्यादातर अफसाने तवाइफ़ों से मुतालिक हैं और जिनसी मौज़ूआत व मसाइल की अक्कासी करते हैं। लेकिन इन जिनसी अफसानों के अलावा भी मंटू ने बहुत से बुलंद पाया अफसाने लिखे हैं। इन अफसानों में मंटू ने ज़िंदगी के मुस्बत और रोशन पहलू पेश किए हैं। नाजुक इंसानी जज्बात व नफ्सियात की इतनी कामयाब तस्वीर कशी की है जिसकी मिसाल किसी और के यहाँ मिलना मुश्किल है। इन अफसानों में टोबा टेक सिंह खुसूसी अहमियत का हामिल है। जो जिनसे मसाइल और तवाफ़ों के अलावा भी उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं वो बहुत ही कामयाब और अच्छे अफसाने हैं। जो टोबा टेक सिंह अफसाना है, ये क्या है, बहुत ही ख़ास अफसाना है। टोबा टेक सिंह में मंटू ने बरसग़ीर की तक़सीम पर अपने तल्ख़ रद्द अमल का इजहार किया है। जो तक़सीम वतन था, इसका उन्होंने तल्ख़ रद्द अमल किया है। सियासतदानों के इस अहमकाना इक़दाम का मजाक उड़ाते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि तक़सीम वतन दरअसल दिलों और खूनी रिश्तों की तक़सीम थी। मंटू का ख्याल है कि सियासी शब्दाबाजों की छोड़कर कोई भी इस तक़सीम से खुश नहीं था। यहाँ तक कि पागल खाने के
پاگلوں نے بھی اس غیر انسانی عمل پر اپنے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی کہ جو سیاست میں لوگ تھے صرف انہیں ہی فائدہ ہوا ہے تقسیم وطن سے، باقی جو عام لوگوں تھے ان کی کیا ہے خونی رشتوں کا کیا تقسیم ہوا، بٹوارا ہوا ہے۔ اور منٹو کا خیال ہے کہ سیاسی شعبہ بازوں کے علاوہ جو عام پاگل تھے، پاگل بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کتنا غلط فیصلہ ہے، اور اس کا کیا ہے شدید رد عمل بھی کر رہے تھے۔ افسانے کا مرکزی کردار پاگل ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اس غیر دانشمندانہ فیصلے کے سخت خلاف ہے۔ اسے پاکستان میں واقع اپنے گاؤں سے سخت محبت ہے۔ جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے مرکزی کردار، اس کا نام بھوشن سنگھ ہے، اس کا اصلی نام بھوشن سنگھ ہے، اس کے گاؤں کا نام ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، جو وہ اپنے گاؤں کو بہت یاد کرتا ہے اور اپنا گاؤں ٹوبا ٹیک سنگھ چھوڑ کر وہ نہیں جانا چاہتا ہے۔ اسے پاکستان میں واقع اپنے گاؤں سے سخت محبت ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی پیاری بیٹی کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اس کے گاؤں کی محبت اس کے پیروں کی جنزیر بن جاتی ہے اور وہ اپنے وطن سے دور جانے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتا۔ وطن سے جدائی کا صدمہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور دونوں ملکوں کی سرحد کے درمیان اس مقام پر چیخ مار کر مر جاتا ہے، جو دونوں ملکوں میں سے کسی کی ملکیت نہیں اور جس کا کوئی نام نہیں۔ منٹو اس افسانے میں پاگلوں کے جذبات اور ان کی باتوں کے ذریعہ برصغیر کے ان کروڑوں ہندوؤں، مسلمان اور سکھوں کے جذبات کو زبان دینا چاہتا ہے جو اس تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ پاگل خانے کا منظر حقیقت پسندانہ پیرائے میں پیش کرتے ہوئے منٹو سیاسی دانشوروں کی حکمت عملی کا مذاق اڑاتا ہے اور پوری قوم جس جذباتی ابال کا شکار تھی اس پر طنز کرتا ہے۔ منٹو کے نزدیک پاکستان کی اصلیت بس اتنی تھی کہ پاکستان ہندوستان میں بس ایک ایسی جگہ ہے جہاں استورے بنتے ہیں۔ استورے کہا جاتا ہے جسے داڑھی بنایا جاتا ہے یا بال صاف کیے جاتے ہیں، اسے استورے کہتے ہیں۔ تو اتنی حقیقت کیا تھی کہ ہندوستان پاکستان ایک ایسی جگہ ہے، ہندوستان پاکستان میں جہاں کیا استورے بنتے ہیں۔ پوری قوم کی نعرہ بازی کی سطحیت کا مذاق ان الفاظ میں اڑایا گیا ہے کہ ایک دن نہاتے نہاتے ایک مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ منٹو کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، منٹو کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ اس آئینے میں وہ ہر شخص کے جذبات کو دیکھتا اور اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ تقسیم کے وقت ہر شخص جس ہیجان، انتشار اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا، اس کی سچی تصویر اس افسانے میں پیش کی گئی ہے۔ عقل سے عاری پاگل تک اس صورتحال سے دہشت زدہ تھے۔ ایک پاگل تو ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ اب لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے پاگل کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک پاگل جو کیا ہندوستان پاکستان کے چکر میں ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا، اور ایک درخت پر چڑھ کر اعلان کرنے لگا کہ میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں، نہ پاکستان میں، اسی درخت پر رہوں گا۔ وہ درخت پر چڑھ جاتا اور بولتا ہے کہ نہ تو میں ہندوستان میں رہوں گا نہ پاکستان میں رہوں گا، میں اسی درخت پر رہوں گا۔ منٹو نے سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے پاگلوں کی ذہنی کیفیات کا جائزہ لیا ہے۔ اینگلو انڈین پاگل کو یہ پریشانی ہے کہ ہندوستان میں بریڈ اور بریک فاسٹ ملے گا یا نہیں، کہیں ہندوستانی چپاتی ہی تو زہر مار کر نہیں کھانی پڑے گی۔ اس افسانے کے مرکزی کردار بھوشن سنگھ عرف ٹوبا ٹیک سنگھ کو یہ فکر لاحق تھی کہ اس کا گاؤں ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں جائے گا۔ اب اس افسانے کا مرکزی کردار جو بھوشن سنگھ ہے، جس کو عرف ٹوبا ٹیک سنگھ کہا جا رہا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ اس کے گاؤں کا نام ہے، اسے اس بات کی فکر ہے کہ میرا جو گاؤں ہے وہ کہاں ہے، کہاں جائے گا، وہ پاکستان میں ہے کہ ہندوستان میں ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کہاں ہے۔ جہاں وہ ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا، دماغ خراب ہونے کی وجہ سے اس کے عزیزوں نے پاگل خانے میں داخل کر دیا تھا۔ وہ ماہ بماہ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ان کی آمد کا وہ پہلے سے منتظر رہتا تھا، یعنی وہ انتظار کرتا تھا۔ قسمت کے ستم ظریفی کہیے کہ وہ اپنی بیٹی روپا کو نہیں پہچان پاتا تھا،
जो इससे मिलने के लिए आती थी और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती। जब तक़सीम मुल्क के बाद इसके रिश्तेदार हिंदुस्तान चले जाते हैं तो वो अपने दिल में बहुत दर्द महसूस करता है और इसके दिल में ये ज़बरदस्त तमन्ना उभरती है कि काश मुल्क ना बटा होता। तो इसके दोस्त इससे मिलने के लिए आते। तक़सीम के बाद टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त इससे मिलने के लिए आया। इसने जिस अंदाज में अपने बिछड़े हुए सिख दोस्तों का तज़किरा किया है, इससे अंदाज़ा होता है कि सियासी तलखियों के बावजूद आम बाशिंदों में बाहम कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। लोग बिछड़ गए, मुल्क बंटवारा हो गया, लेकिन जो आम लोग थे, जो मिलजुल कर आपस में रहते थे, उनमें मोहब्बत वैसे ही थी, वैसे ही वो मिलजुल कर रहना चाहते थे। फिर जब इसे हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाने लगा तो वो दोनों मुल्कों की सरहद पर चीख मारकर ख़त्म हो गया। फिर जब इसे हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाने लगा तो वो दोनों मुल्कों के सरहद पर चीख मारकर ख़त्म हो गया। जब गाड़ी में भर भर के सारे पागलों को ले जाया जा रहा था और सरहद के पास खड़ा किया गया, टोबा टेक सिंह को भी खड़ा किया गया कि अब इन लोगों को हिंदुस्तान ले जाया जाएगा, तो टोबा टेक सिंह को लोग पकड़ कर लाने लगे कि चलो उस पार, सरहद के पार, जिसमें बीच में एक तार लगा हुआ था, उस पार जाना था। लेकिन टोबा टेक सिंह बिल्कुल अकड़ कर खड़ा हो गया, वो हिल नहीं रहा था। लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, जितने पुलिस थे सरहदी, वो कोशिश कर रहे थे कि इसे पकड़ कर ले जाएं। जैसे इन्हें ज़ोर से पकड़ कर ले जाया जाने लगा, वो चीख मारकर उसी ज़मीन पर गिर जाता है, जो ज़मीन ना हिंदुस्तान की थी ना पाकिस्तान की थी, और वहीं वो मर जाता है। टोबा टेक सिंह की ये चीख तक़सीम वतन के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एहतजाज और एक गहरे तंज़ की हैसियत रखती है। इस तरह मंटू इस अफसाने के ज़रिए बंटवारे के बाद आबादी के गैर फितरी तबादले के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्सा का इजहार करता है। इसकी समझ में नहीं आता कि आखिर सियासतदानों की समझ में इस बंटवारे का खूनी अंजाम क्यों नहीं आया, जिसका एहसास पागलों तक को था। अब मंटू यहाँ पर अपने दिल की जो बात है वो बताते हैं, जो उन्हें गम था, गुस्सा था बंटवारे का। वो बताना चाहते हैं कि जब एक पागल को इस बात का इतना एहसास था कि वो अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तो एक जो ख़ास लोग थे, जो सियासतदान थे, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि बंटवारे के बाद कितनी खूनी जंगें होंगी, कितने खून बहेंगे, कितने हादसे होंगे, कितनी बेटी बहू के सिंदूर उजड़ जाएंगे। ये बात उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आया। ये अफसाना दर्द असर में डूबा हुआ है। एक लतीफ़ नश्तरियत दिल की गहराइयों में उतरते हुए महसूस होती है। मोहब्बत और इंसानियत का जज्बा हर सतर से टपक रहा है। इस अफसाने का इख्तिताम बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ है। यह अफसाना एक देरपा असर छोड़ जाता है और हमारे जहनों में ये सवालिया निशान उभरता है कि इंसानी खून से रंगीन ये तारीख़ी फ़ैसला कहाँ तक दुरुस्त था, और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो फ़ैसला था, जो इंसानी खून से रंगा हुआ था, ये तारीख़ी फ़ैसला कहाँ तक दुरुस्त है, ये सही भी था कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने टोबा टेक सिंह कहानी स्टोरी टेलिंग में कहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर सुने। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स PDF चाहिए, तो हम मेरे दिए हुए मेल पे हमें मेल करें, मैं आपको PDF दूंगी। मामूली सी रकम अदा करने के बाद आपको इसका PDF हासिल होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।